पूर्वी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप जारी। पूर्वी जिले में अब तक 3000 मामले एक्टिव, केस 1500, जिनका होम क्वारंटाइन में चल रहा है इलाज। चीन के सामान का बहिष्कार है मुश्किल, चाइनीज सामान की खरीदारी अभी भी जारी। व्यापारियों का कहना, सरकार करे सख्ती, हम करेंगे पालन। निगम मुख्यालय में हुई बैठक, निगम को मानसून की चिंता, मानसून से पहले निगम कर रही है नालों की सफाई। पूर्वी निगम 16 विधानसभा क्षेत्रों में बनाएगा आइसोलेशन सेंटर। निगम द्वारा सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन का किया जाएगा काम। गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली मार किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हिमानी कटारिया। शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्वी जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के लगभग 3000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एसडीएम संदीप दत्ता के मुताबिक इस समय एक्टिव केस 1500 हैं, जिनका होम क्वारंटाइन में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में एक दिन में लगभग 1000 के आसपास टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें से तकरीबन 100 से 200 मामले कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। उन सभी को डॉक्टर की सलाह के मुताबिक होम क्वारंटाइन किया जाता है, साथ ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाता है। आने वाले समय में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा जनता को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में गलियों में ई रिक्शे की मदद से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के 36 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया था, जिसमें से 18 को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल इस जिले में 18 इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर कोरोना का प्रकोप बना हुआ है। इसमें एक्टिव केस लगभग 1500 है। पहले तो टोटल 3000 के आसपास आए थे, जिसमें से 1500 ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं। ये जो 1500 केस है उसमें से मोस्टली होम आइसोलेशन में ही है। हॉस्पिटल में आपका लगभग कहाँ गया 171 अभी एडमिट है। मान लीजिए 1000 से 1200 के बीच हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग आते हैं उसके हिसाब से। और हमारे 5 एडीटी टेस्टिंग सेंटर, मतलब एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर है। एक न्यू अशोक नगर में, एक आपका उसमें मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 2 में, एक मधु विहार में, एक वेस्ट विनोद नगर में और एक झील खुरेंजा में जो मुर्दा घाट के सामने। लगभग मान लीजिए 100 के आसपास तो डेली आ ही रहा है एडीटी टेस्टिंग में ना, लगभग 100 आसपास आ रहा है। नहीं, पहले तो जो आ रही है उनको होम आइसोलेशन के लिए दिया जाता है और उसके बाद उनका डिटेल्स लेके डॉक्टर्स जो कंसर्न्ड मेडिकल ऑफिसर है ना, जहाँ डिस्पेंसरी है, उनके पास ही लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। और ऊपर से आईसीएमआर की पोर्टल में भी वो चला जाता है कि ये बंदा पॉजिटिव मिल रहा है। उसके बाद जो मेडिकल टीम वो वहाँ पे जाके मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग वगैरह भी कर लेते हैं, कहाँ कहाँ घूमे, कैसे काम किया, कौन किस जगह से मिल सकते हैं। तो उसके बाद उनको भी वो मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं और इनको एडवाइस करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए इसमें कोरोना का सबसे बड़ा बचाव हुआ कि अगर अपने आप एक आम आदमी एहतियात बरते तो वो सबसे बड़ा है। तो इसीलिए हमने अवेयरनेस के लिए ई रिक्शा से एरिया में वो भी अवेयरनेस ड्राइव भी कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत एक महिला की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके परिजनों को अब निगम द्वारा सहायता के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। साथ ही एसडीएमसी के निर्देशों के अनुसार घर के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देने को कहा गया है। साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है। जो हमारे ईडीएमसी में सुनीता ओमपाल कोरोना से संक्रमित होकर शहीद हो गई, तो उनके पति के नाम से, ओमपाल जी के नाम से 10 लाख का आज आरटीजीएस कर दिया है, जो शाम 5 बजे तक या कल 11 बजे तक उनके खाते में पैसा चला जाए, 10 लाख रुपए की राशि। तो आरटीजीएस की कॉपी वो हमें दे दी, हार्ड कॉपी हमारे पास है। और इससे भी एक ऊपर काम हुआ है, एसडीएमसी ने एक ऑर्डर निकाला है कि 2010 तक के जितने भी करुणामूलक आधार के हैं, मतलब मृतक के आश्रितों को नौकरी का मामला है पक्के करने का, वो 2010 के करने का वहाँ का ऑर्डर निकल गया है, जिस ऑर्डर को हमने यहाँ ईडीएमसी में दिया अधिकारियों को और संज्ञान में लाने के लिए दिया है। हाँ,
आज जो हम एडीएमसी गए थे तो उनकी राशि आज हम लेकर आए हैं उनसे, और उनकी आज शाम तक आ जाएगी राशि। मैं पूरी एडीएमसी का, पूरे जोन का धन्यवाद करता हूँ एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन की तरफ से। जो हमारे एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के माध्यम से जो हमारी राशि देनी थी 10 लाख की, वो हमने मुहैया करा ली अपने कर्मचारियों के लिए। जैसा कि सुनीता ओमपाल है उसको मिल रही है, आज आरटीजीएस करा दी गई है, या आज शाम के 5 बजे तक या कल सुबह 11 बजे तक आ जाएगी। जो अभी हम लोग फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि देखिए ये डेथ जो हुई है इसके अंदर एक बहुत बड़ी एक क्षतिपूर्ति होती है। उसके अंदर केंद्र सरकार ने भी एक 50 लाख रुपए का इसमें अनुदान राशि के लिए उन्होंने बोल रखा है। भारत चीन विवाद के बाद से चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सामान की बिक्री पर शकरपुर स्थित कंप्यूटर मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि अभी तक सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, इसीलिए हमारे पास जो भी स्टॉक है वो बिक रहा है, क्योंकि जो भी सामान है इस समय मार्केट में उसके पैसे एडवांस में दे दिए जा चुके हैं, जिसके कारण वो सामान हमारा ही है। आपको बता दें कि भारतीय उपभोक्ताओं की सस्ते चीनी सामान पर अत्यधिक निर्भरता और इंडस्ट्री को अपने तमाम उत्पादों के लिए चीनी सामान के आयात की जरूरत के चलते ऐसा हो पाना मुश्किल है। चीनी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में कमी को लेकर यदि सरकार की ओर से कोई नीति लाई जाती है तो व्यापारियों का कहना है कि वह सभी देश के हित में है और उसका समर्थन करेंगे। देखिए, वैसे तो अभी जो कस्टमर हम लोगों के पास आ रहे हैं वो इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, मेड इन कोई नहीं देख रहा, और जो देखता है तो वो अब बहिष्कार करे भी, वो चाहता तो है कि मैं छोड़ दूं, बट उसके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वो क्या करेगा, वो उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। और कंप्यूटर लाइन में अधिकतर आप देखें 90% माल तो सब मेड इन चाइना सब पे लिखा हुआ है, तो कस्टमर को बोल के ही देना पड़ता है कि भाई देखो है तो मेड इन चाइना, बट आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है तो लेना तो पड़ेगा अगर काम चलाना है तो। बाकी हम लोग भी इंतज़ार में हैं, देखो जल्द से जल्द कितनी जल्दी मार्केट खुलती है और सब्स्टिट्यूट आने शुरू होते हैं तो हम लोग खुद ये राय है कि बेहतर होगा अपने देश के अंदर ही बने और यहीं के यहीं सेल करें हम लोग। अभी तो स्टॉक निकाल ही रहे हैं, एक्चुअली में अब स्टॉक ये है कि वापस चीन तो जाएगा नहीं, अब जो है भाई पैसा तो लगा हुआ है मार्केट का, सारे ही व्यापारी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के अब, लेकिन निकालना तो है ही वो। तो ये है कि ठीक ठाक रेट पर अभी निकल भी रहा है और पब्लिक अभी ले भी रही है, अभी इतना इशू कर नहीं रहे हैं लोग, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी जारी कर ही नहीं गई। हाँ बिल्कुल बंद तो करेंगे ही, लेकिन अभी जो हमारा जो इसके अंदर एक गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है, हम चाहेंगे पहले ये स्टॉक खत्म हो जाए, आगे से हम कोशिश करेंगे ये सामान मार्केट में ना आए, हमारा मेड इन इंडिया पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि चाइना से हम ज़्यादा डील ना करें। नहीं, नुकसान तो थोड़ा सा कंट्री की बताती है, वहाँ थोड़ा सा झेलना ही पड़ेगा नुकसान, लेकिन अब ज़्यादा हम लोग डील करेंगे नहीं चाइना से, हम फोकस करेंगे अपने इंडियन माल पे ही और इंडियन मार्केट के हिसाब से चलेंगे। मॉनसून आने से कुछ ही दिन बाकी है। हालांकि जैसे ही मौसम विभाग मॉनसून को आने का संकेत दिया, वैसे ही पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के अधिकारियों ने ज्वाइंट मीटिंग करना शुरू कर दी। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम मुख्यालय में ज्वाइंट मीटिंग की गई, जिसमें मेयर अंजू कमलकांत, नेता सदन प्रवेश शर्मा, संदीप कपूर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने आने वाले मानसून पर चिंता जाहिर की। बारिश में अक्सर वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं, इसीलिए नालों की सफाई से लेकर कई विषयों पर बात की गई। इसके साथ ही दिल्ली सरकार पर भी इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि दिल्ली सरकार बड़े नालों की सफाई देरी से कराती है, जिसके कारण छोटे नालों में गंदगी भर जाती है। जॉइंट मीटिंग करके हम तय करते हैं कि जो रिपोर्ट लेते हैं अपनी कि हमारा टारगेट क्या था डिसल्टिंग का। जैसे हमारा टारगेट था ईडीएमसी का लगभग 50,000 मीट्रिक टन डिसल्ट करने का, हमने उसको अचीव किया, हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही फ्लड डिपार्टमेंट का उनका भी 80% कंप्लीट हो गया। पीडब्ल्यूडी का भी लगभग 80% डिसल्ट हो चुका है। लेकिन कई जगह प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो हमारे नाले हैं 4 फीट के ईडीएमसी के, वो नीचे कई बार पड़ते हैं और पीडब्ल्यूडी की डिसल्टिंग ना होने के कारण प्रॉपरली टाइमली तो सारा का सारा पानी बैक करता है हमारी कॉलोनी में। हर साल दावे करती है दिल्ली गवर्नमेंट, हर साल वाटर लॉगिंग होती है। हमारी कोशिश ये है कि इस बार वो प्रॉपर साफ कर लें, लेकिन टाइम अब है नहीं, इतना मानसून आ चुका है। निर्देश दिया गया है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कहीं भी वाटर लॉगिंग की समस्या ना आए। ईडीएमसी के जो नाले हैं वो अपना प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और इस टाइम में भी 111% काम हो चुका है। और जबकि आज की मीटिंग को लेकर के जितनी भी
जो समस्याएं थी पीडब्ल्यूडी या डीडीए की या फ्लड डिपार्टमेंट की, जो भी उनको निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई समस्या आती है तो ईडीएमसी उसमें उनका सहयोग देगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम हर विधानसभा क्षेत्र में आइसोलेशन सेंटर बनाएगा, जहां उन मरीजों को रखा जा सकेगा जिन्हें होम क्वारंटाइन की जरूरत है। ऐसे कई लोग हैं जिनके घरों में 2 टॉयलेट नहीं है, या जो लोग छोटी जगह में कई लोगों के साथ रहते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेताओं ने बनाए जाने वाले आइसोलेशन सेंटर की सूची तीनों जिला अधिकारियों को दे दी है। संदीप कपूर ने बताया कि इन केंद्रों पर निगम द्वारा सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, बिजली व पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए निगम ने नोडल अधिकारी की भी तैनाती कर दी है, जो जिला प्रशासन से तालमेल रखेगा। जिला प्रशासन को हर तरीके से मदद की जाएगी जिससे कि लोगों को और प्रशासन को दिक्कत ना हो। जिला अधिकारी की देखरेख में यहां निगम के अधिकारी व कर्मचारी काम करेंगे। नेता सदन प्रवेश शर्मा ने कहा कि हर वार्ड में आइसोलेशन सेंटर बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को अपने घर के पास ही सुविधा मुहैया कराई जा सके। वह कहते हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र सघन आबादी वाला है, जिन्हें कोरोना संक्रमण के लक्षण कम है, उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो होम क्वारंटाइन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके घरों की स्थिति ठीक नहीं है। कई लोग एक ही कमरे में रहते हैं और एक ही टॉयलेट का उपयोग करते हैं। अगर इनमें 1 या 2 कोरोना संक्रमित हैं तो वह अन्य को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उनके लिए अलग व्यवस्था की जाए जिससे कि संक्रमण न फैले। प्रवेश शर्मा ने बताया कि पूर्वी दिल्ली निगम क्षेत्र में 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक भवन का चयन किया गया है। अधिकारियों ने यहां कहा कि सारी व्यवस्था देख ली है। एक सामुदायिक भवन में औसतन 50 लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती है। जगह छोटी या बड़ी होने पर यहां लगाए जाने वाले बेड की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। कोविड के केसेस को बढ़ता देख अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो हर विधानसभा में बनाए जाएंगे। लेकिन कैसे और किन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, इसकी जानकारी लेते हैं। निर्मल जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो है वो बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। इसके अंदर लोगों के 2-2 कमरों के मकान हैं। अब उसमें किसी एक को अगर कोरोना हो गया तो उस एक कमरे में खुद रहेगा या औरों को साथ रखेगा, तो खुद को भी बीमार करेगा, औरों को भी। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत है वो एक तरह से आइसोलेशन सेंटर बनाने की। हालत यह है कि मुंह मांगे पैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वसूल कर रहे हैं, लेकिन उसी लड़ाई में हमने सोचा है कि हम आइसोलेशन सेंटर बनाएं। दिल्ली सरकार जो इस समय काम कर रही है या जो भी कोरोना से इस समय लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके अंदर हम सहायता करने जा रहे हैं। हम कोई एडिशनल कोई किसी किस्म से, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम उस लड़ाई में हम भी भाग लें। हम जितनी सहायता जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के पास है उसका उपयोग हो सके। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर चाहिए, उसमें एम्बुलेंस ऑन कॉल चाहिए, जो आइसोलेशन सेंटर होगा वो कौन से हॉस्पिटल से अटैच होगा, ये सब चीज़ों को विचार करके और सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द डीएम तब ये सब खोले जाएंगे। कोविड पेशेंट की सेवा में जो हमारा जाएगा वो बकायदा प्रिकॉशन करके जाएगा, पीपी किट लेके जाएगा, सारी चीज़ें सबसे। इसके बावजूद भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, हमारे यहाँ भी एक पहले हुआ है, तो उसके लिए हमारी माननीय महापौर जी ने उसकी घोषणा करी। जो एप्लीकेबल होगा उसको हम नौकरी की भी व्यवस्था करेंगे। करना एक समुदाय भवन में मैं समझता हूँ आराम से 70-80 बेड, बड़ा है तो 100 भी हो सकते हैं, छोटा है तो 50-60, दरमियाना है तो 70-80 बेड हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर थे निर्मल जैन जी, जिनसे जानने की कोशिश की है कि आखिरकार आइसोलेशन वार्ड्स बनाने की प्लानिंग तो हो गई, लेकिन आगे की जो प्लानिंग है वो किस तरीके से तैयार की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि एलजी को पत्र लिख दिया गया है और वहाँ से जो भी रिवर्ट आता है उसके बाद ही सारी तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाने वाली है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, सीसी। मंगलवार सुबह दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में क्रॉस फायरिंग के बाद स्पेशल स्टाफ ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ के मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिब्बू नाम का बदमाश इलाके में आने वाला है। सूचना मिलते ही उसे पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया गया। जब सिब्बू को पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की तो उसने स्पेशल स्टाफ पर 4 राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से भी 5 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान एक गोली सिब्बू के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे
गिरफ्तार कर लिया। सिब्बू के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस के मुताबिक सिब्बू ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 2 गोली पुलिस के 2 जवानों की जैकेट पर लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से कोई भी जवान घायल नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को गिरफ्त में लेकर कई और मामलों से जुड़े होने की आशंका जताई है। शादरा डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से पुलिस स्टेशंस अपने अपने इलाकों में पिकेट्स लगाते हैं और मोटरसाइकिल पेट्रोल्स को निकालते हैं क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने में, इसी तरीके से शादरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम्स भी सिविल कपड़ों में डिप्लॉय होती हैं अलग अलग टाइम पे विभिन्न अलग अलग जगहों पे। ये टीम में एक मेंबर के पास में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आया कि यहाँ से कोई क्रिमिनल है जो कि पास आउट होने वाला है और टुवर्ड्स लोनी गाजियाबाद की तरफ निकलेगा। तो इन्होंने अलग अलग जगह पे अपनी चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान जब ये व्हीकल्स चेकिंग कर रहे थे उस टाइम पे इन्होंने एक व्हीकल सवार को रुकने के लिए बोला। जैसे ही उसे रुकने के लिए बोला, इमीडिएटली उसने फायर किया पुलिस टीम के ऊपर में स्पेशल स्टाफ की। तो रिटेलिएटरी फायरिंग में उसके भी पैर में सीधे पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है, और जिससे कि जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक प्रॉपर वेपन रिकवर हुआ है जो कि लोडेड था। उसके अंदर 3 बुलेट्स थी और साथ में उसकी पॉकेट से 18 हमें अलग बुलेट्स मिली हैं। तो ये काफ़ी बड़ी रिकवरी है, और ये बाद में हमें पता लगा है कि ये काफ़ी वांटेड क्रिमिनल था। और अभी इसके बारे में और हम डिटेल इंटेरोगेशन में निकाल रहे हैं, और इसको अलग अलग केसेस में जिनमें वांटेड था वहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। इस पे अभी तक हमारे पास में जो डिटेल आई है वो करीबन 19 मुकदमों की डिटेल आ चुकी है। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या और बुजुर्गों के साथ लूटपाट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल है कि हत्या और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी इतनी आसानी से कैसे भाग जाते हैं। ऐसे में हाल ही में पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में 75 साल के बुजुर्ग की हत्या की घटना से बुजुर्गों के मन में दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ित बुजुर्ग दंपति जो घर में अकेले रहते हैं वह दिल्ली पुलिस प्रशासन से सख्त नाराज है। उनका कहना है कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर पुलिस लापरवाही बरतती है। साथ ही बुजुर्गों ने पुलिस प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुविधाएं जो मिल रही हैं उसके साथ साथ क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि पुलिस की पकड़ में आते नहीं, और यदि आ जाते हैं तो हमारी कानून की प्रतिक्रिया इतनी लंबी है कि उन पर कोई एक्शन हो नहीं पाता। और कुछ ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं कि जिन पर तगड़े नाम रखे होते हैं वो जमानत पर आ करके उससे ज़्यादा तगड़ा क्राइम करते हैं। जिनने क्राइम पर वो पहले गए होते हैं ना अंदर, जमानत पर छूट के उससे ज़्यादा करते हैं। और अब तो ये है कि यदि कोई थोड़ा सा भी विरोध करता है तो उसको गोली मार देते हैं, छुरा मार देते हैं, लूट के तो ले ही जाते हैं। और पुलिस वालों की एक दफ़ा हमने यहाँ मीटिंग की थी एसीपी वगैरह की, उनका ये कहना था कि अपने दरवाजे बंद रखो, ये है वो है। यदि किस तरह कोई क्रिमिनल आ भी गया है क्राइम करने के लिए तो चुप करके उसे दे दो, या जो वो करता उन्हें करने दो। ये ना हो कि वो करके तो चले जाएंगे, साथ में आपको जख्मी करके या मार के भी चले जाएंगे। बेटर ये अपनी लाइफ बचा लो। बताओ, ये तो पुलिस वालों का कहना है। और दूसरा, यदि कानून का डिसीजन जल्दी हो जाए और सख्त कानून हो जाए तो हो सकता है क्रिमिनल को कुछ ऐसा काम करते हुए डर बैठे और फिर ऐसा कर्म ना करें। जहाँ तक सीनियर सिटीजन की सुरक्षा की बात है, इस वक्त कोरोना वायरस के दौरान पुलिस वैसे बिजी है, और इससे पहले भी पुलिस से कोई ख़ास सहयोग नहीं मिलता। ये कमेटी बनाते हैं, नेबरहुड पॉलिसी चलाते हैं, वो एक हफ्ता चलती है, उसके बाद फिर ठप कर ठप। तो पुलिस से अगर हेल्प चाहिए तो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे बिहार हैं या और कॉलोनी है, बिहार के अंदर हर ब्लॉक में कमेटी हो जो सीनियर सिटीजन की लिस्ट बना के अपने पास रखे। उनको कोई तकलीफ़ हो तो पहले ब्लॉक वाले हेल्प करें, फिर सोसाइटी का जो ऑफिस वाले हैं वो हेल्प करें। उससे नहीं होती फिर पुलिस वाले को बनाएं। इस वक्त पुलिस से कोई सहयोग जो है सीनियर सिटीजन के फायदे का कुछ नहीं है। हाँ, दिल्ली पुलिस वाले देखो जी पकड़ते भी हैं, रोज़ाना काफ़ी लोगों को पकड़ते भी, ये बात नहीं। परंतु क्राइम इतना बढ़ गया है कि पकड़ने के बाद भी वहाँ छूट जाते हैं। कोर्ट बहुत बड़ी कानून इतने हैं, और वे कहते हैं अब भाई हमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा डेट भेजोगे, जो आगे हमें करना तो यही है काम। जो भी सिग्नेचर है अब ये है, हमारा तो काम ये है। अगर आज हमें पकड़ लिया तो कल अगर छूट गया हूँ मैं। देखो हमारी यहाँ सोसाइटी है, यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है, आगे तो डर है वो। हाँ, परंतु वहाँ हम लोग इकट्ठा रहता है, कोई न कोई वारदात तो होती ही रहेगी। और
कोशिश कितनी भी कर रहे पुलिस, सफिशेंट है नहीं। आप उसकी ड्यूटियाँ इतनी हैं, कहीं में लग रहे हैं, कहीं रेड जोन में लग रहे हैं, कहीं में, और सफिशेंट पुलिस नहीं है। प्रशासन की बात ऐसी रही है कि प्रशासन इतना कोऑपरेट तो नहीं करता है कि कोई फ़ोन करो, 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया तो आधे घंटे बाद उनको हेल्प नहीं मिलती है। रही दूसरी बात कि कोई चोर आते हैं, चोरों का दिक्कत क्या आ रही है कि सब कहते हैं कि जी हम तो माइनर हैं, पकड़े जाते हैं चोर, माइनर होते हैं, कोर्ट उन्हें छोड़ देती है और क्राइम के लिए खुला हाथ मिल रहा है इस टाइम। तो इसलिए हर आदमी डरा हुआ तो है सड़क पर चलते हुए। मैं भी डरता हूँ और सीनियर सिटीजन तो और भी ज़्यादा डरेंगे क्योंकि उन्हें भागने की भी प्रॉब्लम होती है। दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पूर्वी दिल्ली की पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक बस, कार और टैक्सी से जम्मू कश्मीर से कुछ आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं, कुछ घुसने की फिराक में हैं, जिसको लेकर पूर्वी दिल्ली में भी अलर्ट जारी करने के बाद से ही शादरा डिस्ट्रिक्ट में पुलिस मुस्तैद से तैनात कर दी गई है। डीसीपी अमित शर्मा के मुताबिक शादरा डिस्ट्रिक्ट के सभी बॉर्डरों पर स्पेशल स्टाफ के साथ सीआरपीएफ की टीम तैनात की गई है। साथ ही बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर रात के समय इलाके में स्पेशल स्टाफ की पैनी नजर रहती है। बॉर्डरों पर आने जाने वालों की संख्या में सख्ती से चेकिंग की जा रही है। आतंकवादी अलर्ट के मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट में कुछ सिविल ड्रेस में भी स्टाफ मौजूद रहता है। पूरी दिल्ली पुलिस और शादरा डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है, सभी लोग बॉर्डर चेकिंग पे ध्यान दे रहे हैं और अपने जो मेजर हाईवेज होते हैं वहाँ पे भी चेकिंग करते हैं। साथ ही साथ जो इंटरनल रोड्स है वहाँ पे भी एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं और पुलिस क्या सिक्योरिटी मेजर्स ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रही है। उन्हीं के तहत के चलते रात को आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे के आसपास में भी पुलिस चेकिंग कर रही थी और ये सारी वारदात उसी समय की एक मेजर हाईवे के पास की। दिल्ली में आतंकवादी अलर्ट जारी होने के बाद मुस्तैदी से पुलिस तैनात कर दी गई है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गीता कॉलोनी एसडीएम ऑफिस के बाहर। मैं अपने पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर विकेट के साथ पुलिस मुस्तैदी से तैनात है और आने जाने वाली गाड़ियों के कागज़ चेक किए जा रहे हैं। खासकर पूछा भी जा रहा है कि किस काम के लिए निकले हुए हैं और प्रॉपर तरीके से कागज़ चेक किए जा रहे हैं। जो भी गाड़ी सामने से आ रही है, विकेट पर ट्रैफिक पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ जवान हो, महिला पुलिस भी तैनात की गई है और खासकर गाड़ियों के कागज चेक करने के बाद उन्हें यहां से क्रॉस करने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी अलर्ट जारी करने के बाद से ही दिल्ली में जगह जगह चेकिंग मुस्तैदी से तैनात कर दी गई है और ख़ासकर ध्यान दिया जा रहा है कि कोई अगर किसी पे शक होता है तो उससे ज़्यादा तरीके से पूछा जाता है, ज़्यादा तहकीकात की जाती है। कोई महिला अगर गाड़ी वाली होती है, महिला ड्राइवर होती है, तो महिला जो सीआरपीएफ तैनात की गई है वो गाड़ी की चेकिंग करती हैं, कागज़ की चेक करती हैं और कुछ गाड़ियों के साथ अगर जिस पर शक की नज़रों से देखा जाता है तो उसकी डिग्गी से लेकर उसकी पूरी गाड़ी भी चेक की जा रही है। कैमरामैन महेंद्र के साथ एहरार चौधरी, CCN। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा दिया है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली में भी पुलिस अब सड़कों पर बेहद सख्त हो गई है। सूरजमल विहार में भी पुलिस ने मास्क नहीं लगाने पर चालान काटे हैं। अब मास्क नहीं लगाने वालों की खैर नहीं है। पुलिस ने 500 से 1000 तक का चालान काटा है। वहीं अगर किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया या सड़कों पर थूका या फिर नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़े गए तो चालान काट दिया जाएगा और साथ ही केस भी दर्ज हो सकता है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये वो कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से कोरोना से आसानी से बचा जा सकता है और जो लोग इन नियमों की अनदेखी करेंगे उनके लिए दिल्ली पुलिस चालान की बुकलेट लेकर सदैव स्वागत के लिए तैयार है। ये सर सोशल डिस्टेंसिंग के, नॉट वियरिंग मास्क और पब्लिक स्प्लिटिंग और टोबैको गुटखा, तम्बाकू प्रोडक्ट्स ओपन पब्लिक प्लेस में जी अलर्ट हैं हम और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं। मैं 4-5 चालान कर चुका हूँ। बिना आरसी, बिना डॉक्यूमेंट्स घूम रहे गाड़ी लेके, जिंगजोंग ड्राइविंग करते घूम। डेली स्नैचिंग बढ़ रही है तो स्नैचिंग बढ़ने की वजह से डेली हम लोग स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह चेक करते हैं। जो विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स नहीं, उनका चलान कर रहे हैं। उनके भी जो स्मोकिंग कर रहा है पब्लिक प्लेस पे या स्प्रिटिंग थूक रहा है उसके भी चलान हो रहे हैं। प्लस जो मास्क नहीं लगा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा, उनके भी चलान हम लोग कर रहे हैं। अरे यहीं क्रोजबरी मॉल में काम करता हूँ तो भाई साहब के घर चेयर छोड़ने जा रहा था रिक्शे पे, हेलमेट है नहीं तो सर भूल गया था, मैं ऑफिस में रखा था। मास्क नहीं लगा हुआ पर ये देखो लटका रखा है कि नीचे उतरता तो पहले मास्क लगता हमारा। हमें इतना ही पता है गाड़ी में मास्क, एसी में मास्क नहीं है। एसी में तो आप मास्क लगाएंगे तो आपके लंग्स के लिए हार्मफुल है, इसलिए हमने गाड़ी में एसी में मास्क नहीं, मतलब कि नीचे उतरेंगे तो अपना मास्क कोई बात नहीं पता था, हमने चालान कटवा लिया, काम हो गया हमारा। कितने का चालान? क्या जी 500 रुपये का मैंने कटवा लिया। अगर हमें चलो नहीं मालूम है, साहब ने बोला अब तो हो ही गया, जरूर साहब ने बताया हमें।
ईस्ट दिल्ली की गीता कॉलोनी में सड़क पर काफी समय से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यह रास्ता पिछले काफी समय से बदहाल पड़ा है। वहीं स्थानीय लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं, क्योंकि सड़क के किनारे हर समय कूड़े का अंबार लगा रहता है और बारिश में सड़क पर नाली का गंदा पानी भी भर जाता है। इस रास्ते से लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। काफी ज्यादा बदबू आती है, जिससे लोगों को बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि वो इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग से शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इस रास्ते को दुरुस्त नहीं कराया जा रहा। सर बहुत दिक्कत होती है, जानवरों की दिक्कत होती है, बीमारी का ये लक्षण है। और क्या कहते हैं, काफ़ी टाइम से देखता हूँ, 10-1 दिन तो हो गए यहाँ पे रखे हुए कूड़ा। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट वगैरह कोई देख रेख नहीं करती, एमसीडी वाले कोई नहीं आते, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये गंदगी बहुत फैल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती। कभी कभार ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि रूटीन है छोटी छोटी गाड़ियों में निकलने का। कार पार्किंग के लिए भी दी थी। बहुत परेशानी है, काफ़ी टाइम से बंद है, बहुत टाइम हो गया इसको, कोई नहीं उठाता जी, कोई नहीं, ना कोई आता है ना कोई देखना। बहुत परेशानी होती है भाई गंदगी से। ये है कि जल्दी उठाना चाहिए, 1-2 दिन में या रोज उठाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गंदगी है, पहले साफ हो गया था अच्छा भला सारा, फिर पूरा का पूरा रोड भर दिया है, वहाँ तक आखिर तक देख लो, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, निकलने में बैठने में बहुत सारी बीमारी फैल रही है ऊपर से, और निकलने बैठने में दिक्कत हो रही है। काफ़ी दिन से पड़ा है कूड़ा ये तो। और जितना जिसको मना करो वो जाते जाते गाड़ियों में फेंक जाते हैं। बाकी एमसीडी वालों ने भी यहाँ पे बंदे बिठा के देख लिए, मगर उनके भी बंदे काबू में नहीं आते हैं। 15 दिन से कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, ना कोई काउंसलर, ना एमएलए, ना कोई देखने वाला। लोग बीमारी वैसी फैल रही है और बीमार कर रहे हैं लोगों को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।